जैसे ही कोर्ट रूम में या कोर्ट के कॉरिडोर में ये घोषणा होती है ऑल राइज, और सबको पता चल जाता है कि जज साहब आने वाले हैं और सब लोग बड़ी अदब से खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के। जज साहब जब पास होते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, तभी बाकी के लोग बैठते हैं। वाकई में क्या गरिमा, क्या शान होती है जज की। ना कि सिर्फ अपने देश में लेकिन पूरे दुनिया भर में ही जज का पद ये एक बहुत सम्मानजनक पद माना गया है और बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है जजेस को समाज में। तो क्या आपको कभी ऐसे लगा है कि क्या अगर मैं जज बन पाती या जज बन पाता तो ये हमारे मन में भी नहीं आता बहुत बार बहुत से लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को ये अनरीचेबल सी थिंग लगती है कि नहीं हो पाएगा, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद ही जज बन सकते हैं, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि जज कैसे बनते हैं और जज बनने का रास्ता कहाँ से होकर गुज़रता है। तो जज ये जितना सम्मानजनक, जितना रिस्पेक्टेबल पद है, उतना ही ये ज़िम्मेदारी का पद है। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि आप ठीक से न्याय कर पाए किसी व्यक्ति का जिसकी कोई कानूनन जुर्म नहीं है, उसे सज़ा न हो पाए, या जिसने कोई जुर्म किया है वो छूट न पाए। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी का पद है। इसीलिए अगर आपके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्य, आप बहुत उच्च नैतिक मूल्य रखते हैं, हाई मोरल वैल्यूज़ है आपको, आपके साथ ही आप नेचुरली ही, जैसे किसी के व्यक्तिमत्व में नेचुरली ही बचपन से एक ज़िम्मेदारी हम देखते हैं, बहुत ज़िम्मेदारी से उनका रवैया और बिहेवियर होता है, ऐसे गुण है। आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत वॉल्यूम में बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें आप बहुत देर तक अगर याद कर पाते हैं, तो आपको इस करियर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कही, बहुत से लोगों के लगता है ये कि बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद ही हम जज बन सकते हैं। तो ये आधा सच है। ये बात सच है कि जज होने का एक तरीका ये भी है कि 10 साल, कहीं 7 साल या 10 साल आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपका चयन हो सकता है, अगर आपके मेरिट्स पर जज होने के लिए, जज बनने के लिए। ये एक रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एग्ज़ाम देके, एग्ज़ाम के थ्रू बहुत कम उम्र में भी जज बन सकते हैं। अमूमन हम जब जज के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक बहुत मैच्योर से, बूढ़े से, वयस्क से पर्सनैलिटी सामने आती है, लेकिन आप एग्ज़ाम के थ्रू 24-25 के साल में भी, इतनी कम उम्र में भी आप जज बन सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे। तो जज बनने के पहले सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि कानून का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की डिग्री है LLB। तो आप जो कि हम बात करें 12th के बाद के करियर्स की, तो 12th आपने साइंस से किया हो, आपने कॉमर्स स्ट्रीम से किया हो, आपने आर्ट्स से किया हो, कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, आप एलिजिबल है आगे LLB करने के लिए। LLB करने के 2 रास्ते हैं। 3 साल की डिग्री, आप कोई भी ग्रेजुएशन कर ले, BA, BCom, BBA, BSc, कोई भी ग्रेजुएशन, उसके बाद आप 3 साल का LLB कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है जिसके बारे में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, ये इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स करने का फ़ायदा यह है कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल और उसके बाद LLB 3 साल, तो आपके 6 साल जाते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते 1 साल आपका बच जाता है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। साथ ही लॉ की पढ़ाई, लॉ का एक्सपोजर, आपको इन सब्जेक्ट का एक्सपोजर कहीं जल्दी शुरू हो जाता है। तो उस वजह से आपको ये ज़्यादा आप इसमें एक्सपीरियंस ले पाते हैं, इंटर्नशिप वगैरह ज़्यादा कर पाते हैं। तो उस तरीके से भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने सोचा है कि आपको आगे जज के लिए तैयारी करनी है, एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसका प्रिपरेशन भी आप कहीं जल्दी इन 5 सालों में ही शुरू कर सकते हैं। तो लॉ की डिग्री कैसे करनी चाहिए? कोई भी लॉ की डिग्री, इंटीग्रेटेड आप BA LLB करें, BCom LLB करें, उसके लिए नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका नाम है CLAT।
क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी करना पड़ता है। मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ क्लैट के रजिस्ट्रेशन की। एग्ज़ाम जल्दी होती है, तो आपने अगर ये सोचा है तो अमूमन अगस्त के बाद वगैरह रजिस्ट्रेशन लाइंस खुलती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस जनरली क्लैट के थ्रू एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी अपनी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं लॉ के एंट्रेंस के लिए, जैसे कि एल सैट है, एल सैट इंडिया है, देन दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी की AILET है। देन महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र की स्टेट की अपनी महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए MHCET लॉ है। तो आप जिस कॉलेज में आपको एडमिशन आपके दिमाग में हो, जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हो, तो उनकी एंट्रेंस की क्या प्रोसीजर है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको टाइम रहते हुए ही वेल इन टाइम पता करके रखना चाहिए। अब तीसरी बात कि आपको BA LLB करना चाहिए, BCom LLB करना चाहिए या BSc LLB करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि आप आगे क्या स्पेशलाइजेशन करने वाले हैं, क्योंकि जज की एग्ज़ाम के लिए आपको प्लान भी रखना ज़रूरी है। कंट्री की, हमारे देश की जो 10 टफेस्ट एग्ज़ाम्स है, JEE एडवांस हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गया, उसमें ही ये एग्ज़ाम आती है। एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे डिटेल में आगे। तो ये जो एग्ज़ाम है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है, और आपको प्लान भी, बैकअप प्लान रखना ऑलवेज़ ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जो स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचे या दूसरा लॉ प्रोफेशन में ना जाके अगर आपको किसी दूसरे प्रोफेशन में आप बाद में शिफ्ट करना चाहे, तो प्लान भी ऑलवेज़ रेडी रहना ज़रूरी है। तो वो कंसिडर करके आप सोचें कि आपको BA LLB करना है, BCom LLB करना है, BBA करना है या BSc LLB करना है। अगर आप लॉ प्रोफेशन में ही प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, तो BA आर्ट्स को लेते हुए आप ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस ले सकते हैं। BCom अगर आप कर रहे हैं, आपके लॉ के स्पेशलाइजेशन में, अगर आपको ह्यूमन लॉ राइट्स में वगैरह स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप LLB रहते हुए भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं विदाउट स्पेशलाइजेशन, तो BA LLB ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन टैक्स लॉ, बैंकिंग लॉ, देन कॉरपोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ऐसे अगर आपको स्पेशलाइजेशन करने हैं, जो आगे आप अगर कहीं जॉब भी करना चाहते हैं, जॉब्स अवेलेबल है इनके लिए, तो प्रैक्टिस ना करते हुए अगर ऐसा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए BCom या BBA LLB बेटर ऑप्शन है। और अगर आपका कोई और प्लान है तो आप उसी केस में BSc LLB करें, नहीं तो BA BBA या BCom LLB ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस है। तो ये हो गया क्लैट और आपका LLB हो गया। तो LLB करते हुए भी आपको एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो जुडिशियल एग्ज़ाम है, बहुत से स्टेट्स में ये उनका क्राइटेरिया होता है कि लॉ की एग्ज़ाम आप विदाउट किसी ड्रॉप आपने की हो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सारे ईयर्स हो, और फाइनल ईयर में आपको 55% से 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स हो। तो आप जब LLB कर रहे हो, तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। साथ में ही अगर आप आगे जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं, तो आपको सारे फंडामेंटल्स इन सालों में क्लियर करना है। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, लैंग्वेजेस पे भी आपको पॉलिशनेस लानी है, GK वगैरह की तैयारी करते रहना है। तो ये सारी बातें आप लॉ करते हुए आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर लॉ की डिग्री होने के बाद आप जुडिशियल के एग्ज़ाम के लिए क्या रास्ता है, ये देखते हैं। तो एग्ज़ाम का नाम है PCSJ, यानी प्रोविंशियल। कौन कराता है, कौन कंडक्ट कराता है ये एग्ज़ामिनेशन? तो जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विसेज कमीशन है, PSC जो है सारे स्टेट के, जैसे नेशनल लेवल पर UPSC है, वैसे ही हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करूँ तो MPSC है, गुजरात की बात करें तो GPSC है, राजस्थान में RPSC होगा,
वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग उनका लोक सेवा आयोग होता है और ये लोक सेवा आयोग हर स्टेट के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और स्टेट वाइज होती है। तो स्टेट में जितनी वैकेंसीज निकलती है वो वैकेंसीज ये स्टेट के इस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाती है और एग्ज़ाम होने के बाद जिस स्टेट में आपने एग्ज़ाम दी है उसी स्टेट में आपको एज अ जज अपॉइंटमेंट मिलती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसी स्टेट से जज की एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस पीएससी एग्ज़ाम जे देने के लिए आप भारत के नागरिक इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है। बाकी आप किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप मल्टीपल स्टेट से एग्ज़ाम दे सकते हैं एक साथ और उस स्टेट में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब इसमें कैच है, मल्टीपल स्टेट में आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं लेकिन एक क्राइटेरिया ये होता है कि उस स्टेट की जो लैंग्वेज है उसके साथ आप फैमिलियर होने चाहिए। क्योंकि जो पक्षकार होते हैं जिनकी केसेस चलती है वो जनरली उनके लोकल लैंग्वेज में, स्टेट के लैंग्वेज में बात करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आज भी कोर्ट का कामकाज हमारे यहाँ इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में चलता है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जज जो है उन्हें लोकल स्थानीय जो लैंग्वेज है स्थानीय भाषा से इंग्लिश में और इंग्लिश से स्थानीय भाषा में अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करते आना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी ये मेंशन होता है कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। किसी स्टेट के पीएससी के सर्कुलर्स में सिर्फ ये मेंशन है कि आपको आना ज़रूरी है, लेकिन किसी स्टेट्स में आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है या कोई रिटन प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है कि आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है। जैसे महाराष्ट्र में बात करूं तो आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है कि आप मराठी में प्रोफिशिएंट है। इसके बाद और दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 12th के बाद के करियर्स की, तो हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम्स है उसमें दो ग्रुप्स होते हैं। पीसीएसजे एग्ज़ाम्स देने के लिए दो ग्रुप्स होते हैं। एक तो फ्रेशर्स का जिन्होंने अभी अभी लॉ किया है, एलएलबी किया है, जिनकी कंप्लीट हुई है और जो जज होने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप उनका जो कुछ साल प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेशर्स की जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया है और जिनके पास, ये उन्हीं के लिए है जिनके पास लॉ का कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एज अ एडवोकेट उन्होंने कहीं भी अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिनके लिए एज क्राइटेरिया है मिनिमम एज 21 ईयर्स। और हर स्टेट में, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ाम्स होती है, तो हर स्टेट में अलग अलग रूल्स है। किसी स्टेट में 25 साल है, किसी स्टेट में 30 इयर्स है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन इन जनरल 21 टू 30 इयर्स होता है। जैसे महाराष्ट्र में मिनिमम एज 21 इयर्स है एग्ज़ाम अपेयर होने के लिए, मैक्सिमम एज जनरल ग्रुप के लिए 25 है और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 30 है। अभी और एक एग्जांपल दूँ तमिलनाडु का, तो वहाँ मिनिमम एज 22 है और मैक्सिमम एज सारे कैटेगरीज़ के लिए 29 है। तो आप जिस स्टेट के लिए अपियर करने वाले हैं उनके लिए आप एज क्राइटेरिया आप देखिए कि आप कब तक एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसमें दूसरा ग्रुप है जब आप कौन से स्टेट्स के एग्ज़ाम दें, क्योंकि लैंग्वेज है तो आप जिस लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हो, 3-4, जैसे यूपी है, बिहार है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जनरली सभी को आता है हमको हिंदी, या जो साउथ में है तो 4-5 स्टेट में साउथ की लैंग्वेजेस काफ़ी सिमिलर है, तो इन जनरल ये देखा गया है कि उन्हें आता है। तो आप ऐसे 4-5 स्टेट सिलेक्ट करें जिनकी आप एग्ज़ाम दें। दूसरा फैक्टर ये भी है कि हर स्टेट के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, लेकिन फोकस किसी स्टेट में किस टॉपिक पे ज़्यादा होता है, किसी स्टेट में जीके पे ज़्यादा होता है, किसी स्टेट में पर्टिकुलर लॉ के सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होता है। तो उस तरह से आप सारे स्टेट का अगर देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर वे ये होता है कि आप कोई 4-5 स्टेट शॉर्टलिस्ट करें
जिनकी आपको एग्ज़ाम देना है उनका क्या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में किस तरह देखा गया है पैटर्न, वो देखें और उस तरह से आप फिर तैयारी करें और देखते रहे कि उनका नोटिफिकेशन कब आता है। जो पीसीएस उनकी साइट्स होती है, जैसे यूपीएससी की साइट है वैसे हर स्टेट की लोक सेवा आयोग की एक साइट होती है। मैंने कुछ लिंक्स नीचे शेयर किए हैं, लेकिन आप हर स्टेट की इस तरह से देख सकते हैं और आप जैसे वैकेंसीज निकलती है तो वैसे ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, उस साल वहाँ कितनी वैकेंसीज है, कितने जज के पद भरे जाने हैं, वो नंबर निकलता है और आप उसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न यूपीएससी के धरती पर ही 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स होती है फर्स्ट स्टेज। प्रीलिम्स में आप अगर क्वालिफाई करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपको मेंस के लिए जा सकते हैं और मेंस में क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें जीके और लैंग्वेजेस भी शामिल होते हैं। मेंस जो है उसमें मेनली लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। आपको आंसर्स, बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं ताकि आपका लॉ का इन डेप्थ नॉलेज जांचा परखा जा सके। ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आपकी अच्छी रैंक आती है, तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो वो स्टेज 2 यानी मेंस और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जो आगे के रैंकर्स है उनका जिस स्टेट की आपने दी है वहाँ जितनी वैकेंसीज है उस तरह से आपको फिर जज की पोस्टिंग लोअर जुडिशरी में, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिलती है। लेकिन ये पोस्टिंग डायरेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जनरली 1 साल का ट्रेनिंग होता है अलग अलग जगह पर, आपको केस स्टडीज़ वगैरह सब, और पूरी तरह से आपको जज का कार्यभार संभालने के लिए इस ट्रेनिंग के दौरान तैयार किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, इवन ड्रेस कोड से लेके सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद आपको स्टेट में कहीं पर भी पोस्टिंग लोअर जुडिशरी में मिलती है। तो क्या आपने 25 साल कंप्लीट कर लिए या 28 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आप जज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इस रास्ते से? तो नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो एग्ज़ाम के लिए दूसरा ग्रुप मैंने कहा था, दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिनको एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट कोर्ट की एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये एज का वो पार कर लिया है, लिमिट, एज लिमिट जैसे 25 साल ये पार कर ली है, तो दूसरा रास्ता बचता है कि जिनको कोर्ट में हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इन 2 स्टेट में आपने मिनिमम 3 साल प्रैक्टिस की हुई ज़रूरी है। 3 साल प्रैक्टिस मतलब आपने एज अ एडवोकेट आपका रजिस्ट्रेशन होना और लास्ट डेट तक आप प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। वो किया हुआ होना ज़रूरी चाहिए। लास्ट डेट तक आप बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन और ऑल इंडिया जो काउंसिल है बार काउंसिल, उसमें रजिस्ट्रेशन होके आप 3 साल कर रहे हो ये दिखाना, और आप ये ज़रूरी है। तो ऐसे जो लोग हैं, किसी स्टेट में 5 साल है, किसी स्टेट में 3 साल है, तो स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ चेक कर सकते हैं साइट पर। तो जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए एज लिमिट अलग है। जैसे ये जनरली 35-40 ऐसे रहती है। आप 35-40 होने तक ट्राई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए कई स्टेट में 45 तक है। तो ऐसे नहीं है कि आप 25 साल का पड़ाव पार कर लिया तो आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप फिर से लोअर जुडिशरी में ट्राई कर सकते हैं। लोअर जुडिशरी से आपको हायर में जाना है तो मेरिट के बेसिस पे कई स्टेट में 7 साल, कई स्टेट्स में 10 साल के बाद आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं मेरिट के बेसिस पे। या आप हायर जुडिशरी के लिए और भी अलग एग्ज़ाम्स होती है, तो वो एग्ज़ाम्स आप क्लियर करके हायर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट्स में और आगे आप जा सकते हैं। तो जज बनने का ये बहुत सिंपल शॉर्ट में मैंने बताया। एग्ज़ाम लेवल बहुत डिफ़िकल्ट है, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप में पैशन है, आप में लगन है,
तो आप 24-25 की उम्र में भी जज साहब बाकायदा लीगली बन सकते हैं इस रास्ते से। तो ऑल द बेस्ट, और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई बातें सीखने मिली होगी आपको। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।